चलो भाई करो शुरू। लेक्चर नंबर कौन सा जी? फोर्टी फाइव। ओके। अच्छा भाई वो चैप्टर 5 निकाल लें। वी वर डूइंग सम डेफिनेशंस। अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 5 निकालें जी, अल्लाह आपका भला करे। कितने रह गया यार साढ़ा चैप्टर 5? स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके। चैप्टर 5। अच्छा जी, इनकम जी, पेज 70। शुक्रिया केम। इनकम। अच्छा भाई, इनकम में क्या आएगा माय डियर? इनकम तो वही होती है ना जो इनकम की डेफिनेशन हमने क्लास में डिस्कस की थी। मतलब कि इनकम एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस लॉ। कोई भी अमाउंट जो कि चार्जेबल है इस लॉ में, जैसे बिजनेस है, सैलरी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्स है, ये सारी इनकम्स है माय डियर। आगे चलें। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स विच इज एज्यूम्ड एज फाइनल टैक्स। कोई भी अमाउंट जिस पे टैक्स कटा और टैक्स कट के फाइनल बन गया, इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स इशूड बाय कंपनी। कंपनी जो बोनस शेयर्स देती है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल टैक्स है। तो हर वो इनकम जिस पे टैक्स कट के फाइनल रिजीम में चला जाता है, सो दैट इज ऑल्सो अ इनकम। इसकी मिसाल ऑब्वियसली आपको पता है, डिविडेंड इनकम एंड ऑल दिस। नेक्स्ट, एनी अमाउंट एज्यूम्ड एज इनकम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस लॉ। कोई भी अमाउंट जो इस लॉ में हमने इनकम के तौर पे एज्यूम कर ली, इसकी कोई मिसाल? हाँ, इसकी मिसाल है जैसे अदर सोर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लोन वगैरह इन कैश अगर आपको मिला तो ये आपकी इनकम है। अब असूली तौर पे तो लोन आपको पता है लाइबिलिटी होती है, लोन हमने वापस करना होता है। लेकिन अब हमारा लॉ मेकर इसको जबरदस्ती इनकम बना रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? क्लियर जी? लिख लिया? चलें, गुड। अगली बात जी, यानी ट्रीटेड का मतलब है एज्यूम। किसी भी अमाउंट को आपने इनकम एज्यूम कर लिया। एनी लॉस ऑफ इनकम, एनी लॉस ऑफ इनकम। एनी लॉस ऑफ इनकम का क्या मतलब है माय डियर? लॉस ऑफ इनकम का ये मतलब है, देखिए बिजनेसेस में आप चलते हैं, कई दफा आपको आता है प्रॉफिट, कई दफा आता है लॉस। अब अकाउंटिंग वाले इसका नाम रख देते हैं पी एंड एल, ताकि प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट कवर हो जाए, लॉस आए तो लॉस कवर हो जाए। टैक्स वाले कहते हैं नहीं, इसका नाम ना इनकम ही रख दो, चाहे प्रॉफिट आए उसका नाम भी इनकम, और आज के बाद जब मैं इनकम का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा तो इससे मुराद टैक्स वाले कहते हैं लॉस भी होगा। ओके जी, क्लियर? चलें, शुक्रिया। तो आज के बाद देखिए ना, किसी चैप्टर में लॉस आ सकता है ना, प्रॉपर्टी के चैप्टर में लॉस आ सकता है, बिजनेस के चैप्टर में लॉस आ सकता है। तो हम बिजनेस के चैप्टर का नाम तो ये नहीं रख देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, लॉस फ्रॉम बिजनेस चैप्टर का नाम है, तो हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का चैप्टर का नाम देते हैं। बस लॉस आ गया तो लॉस भी उसमें कवर्ड है माय डियर। ओके, चलें जी, लेट्स मूव अगेन। इनकम ईयर, भाई इनकम ईयर जो है वो लफ्ज हमारे लॉ के अंदर ऑब्सोलीट हो चुका है। ये लफ्ज जो है वो पुराना है, इसलिए इसको फारिग कर दें। इसको फारिग कर दें मीन्स फिलहाल इसको इग्नोर कर दें। मतलब पढ़ लें मीन्स इनकम ईयर एज डिफाइंड इन। लेकिन सर लॉस को हम इनकम में ऐड तो नहीं करते, वो तो जाहिर सी बात है अहमद, ऐड तो नहीं करते। लॉस पर टैक्स होगा अली मिर्जा, इसके लिए वेट करें, लॉसेस के चैप्टर पढ़ने दें। इन्हें नहीं कट नहीं करना इनकम ईयर को। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके माय डियर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी पर्सन होता है अदर देन इंडिविजुअल, यानी एक इदारा होता है। इदारा, नॉन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब इदारा है, इंडिविजुअल नहीं हो सकता नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसमें 4 करेक्टरिस्टिक्स पाई गई।
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन आपको याद होगा, हमने पढ़ी थी, अल्लाह आपका भला करे, एक चैप्टर था चैप्टर 6, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप जो है वो चैरिटी देंगे तो उसका टैक्स माफ हो जाएगा। तो अब आज देख लेते हैं नॉन प्रॉफिट इदारा कौन सा है। इट इज एस्टेब्लिश फॉर रिलीजियस पर्पस, तालीम के पर्पस के लिए, चैरिटी के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, या किसी भी जनरल पब्लिक काम के लिए, या प्रोमोटिंग एमेच्योर स्पोर्ट। एमेच्योर स्पोर्ट लिख लें, ऐसी स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान में अभी अभी शुरू हुई हैं, ऐसी स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान में अभी अभी शुरू हुई हैं। तो यानी कि कोई ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है ऐसी सपोर्ट्स। तो उसको अगर आप सपोर्ट करने के लिए कुछ कर दें तो ये फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कानून के तहत भी आप इस नॉन प्रॉफिट इदारे को रजिस्टर कराएं। जाहिर बात है पाकिस्तान के कानून में जाना पड़ेगा आपको, पाकिस्तान हुकूमत के पास, पाकिस्तान की हुकूमत को आपको कहना पड़ेगा ये मेरा नॉन प्रॉफिट इदारा है, इसे रजिस्टर कर दो। और अल्हम्दुलिल्लाह जी इट इज़ अप्रूव्ड, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय कमिश्नर। कमिश्नर इसको अप्रूव करे किसी खास अरसे के लिए। इसके लिए आपको अपील देनी पड़ेगी कमिश्नर को इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, और इसमें फिर प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, वो साथ आपको जमा कराने पड़ेंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह द पर्सन डू नॉट डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम द एसेट, और आप वादा करें कि आप इसके एसेट से कोई फायदा नहीं उठाएंगे। जाहिर बात है नॉन प्रॉफिट इदारे के एसेट से अगर आप फायदा उठाएं तो फिर वो नॉन प्रॉफिट इदारा तो ना रहा ना। तो चार बातें होगी भाई, ये मकसद होना चाहिए, किसी लॉ में अप्रूव कराएं, और इसकी आप एक अपील दें जिसमें कमिश्नर आपको अप्रूवल देगा, और साथ जो है वो द पर्सन डू नॉट डिराइव एनी बेनिफिट, चाहेगा कह दो उसको, द पर्सन डू नॉट डिराइव एनी बेनिफिट फ्रॉम इट। तो ये चार शराइत पूरी होनी चाहिए। डन जी, ओके। रेजिडेंट टैक्स पेयर टाइम ज़ाया कर रहा है, मीन्स अ टैक्स पेयर हु इज़ अ रेजिडेंट पर्सन, एंड नॉन रेजिडेंट मीन्स अ टैक्स पेयर हु इज़ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन। प्रिंसिपल ऑफिसर, जो लेट आए हैं भाई कोई नहीं, बस अब अगला पढ़ें, इसका पिछले से ताल्लुक़ नहीं है। प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर माय डियर, ये एक उहदा है, एक पोस्ट है प्रिंसिपल ऑफिसर, जो इस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है कि कभी कभी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर प्रिंसिपल ऑफिसर ने अपना काम दिखाना होता है। प्रिंसिपल ऑफिसर मेन ऑफिसर होता है जो कंपनी में या एओपी में काम कर रहा हो। तो कंपनी या एओपी में जो काम कर रहा हो, इसी को तो बंद कर दो भाई, बिला वजह चल रहे हैं, ये वाला बंद कर दो। तो प्रिंसिपल ऑफिसर ये वाला तो चलते रहने दो ना। तो प्रिंसिपल ऑफिसर वो होता है जो कंपनी का मेन काम चला रहा है। मिसाल के तौर पर प्रिंसिपल ऑफिसर विद रेफरेंस टू अ कंपनी और एन एओपी इंक्लूड्स अ डायरेक्टर, हाँ कंपनी का डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफिसर है, मैनेजर प्रिंसिपल ऑफिसर है, सेक्रेटरी कंपनी का ये भी प्रिंसिपल ऑफिसर है। प्रिंसिपल ऑफिसर वो मेन लोग होते हैं जिनके साथ आपने कम्युनिकेशन करनी होती है कंपनी में, अगर आपको कंपनी में कोई काम पड़ जाए। अकाउंटेंट और एनी अदर सिमिलर ऑफिसर, या और कोई भी मिलता जुलता पोस्ट, एंड एनी पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, या कोई भी बंदा जो कंपनी की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा हो, या एओपी की, मतलब ये कि मैनेजर्स वगैरह ही हैं जिन पर कमिश्नर ने एक नोटिस सर्व किया है, उनको एज्यूम करते हुए कि वो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं। यानी कि लॉ मेकर कह रहे हैं ये तो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं ही, लेकिन अगर कोई बंदा कंपनी की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है तो वो भी प्रिंसिपल ऑफिसर है जिस पे कमिश्नर ने नोटिस सर्व किया है, ये समझते हुए कि ये भी प्रिंसिपल ऑफिसर है। शेयर होल्डर्स तो नहीं प्रिंसिपल ऑफिसर, रेहान माय डियर, शेयर होल्डर्स तो नहीं, ये कॉलेज के लिए स्टूडेंट्स तो नहीं प्रिंसिपल ऑफिसर, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो कंपनी तो नहीं चला रहे, वो तो चलाने वाले कंपनी जो है वो अफसर हैं। ओके रेहान। टैक्स पेयर, टैक्स पेयर तो यार वही है, टैक्स पेयर मीन्स अ पर्सन हु डिराइव्स एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, जो कोई अमाउंट कमाए इस लॉ में। इट इंक्लूड्स एनी पर्सन, एनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पर्सन। अच्छा, कई दफ़ा टैक्स पेयर्स खुद हुकूमत को टैक्स जमा कराते हैं, कैपिटलाइज्ड और नॉट, ये भी बताना था। चलो ठीक है, अभी मैं ये देखता हूँ, इसी में शायद बता देता हूँ।
बी पॉइंट एक्सप्लेन कर दें, दोबारा सुन लें। एनी पर्सन, कोई भी बंदा कंपनी में जो कि कंपनी की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है, वो आमतौर पे इन्हीं में से होता है, जिस पर कमिश्नर ने नोटिस सर्व कर दिया है, ये एज्यूम करते हुए कि वो प्रिंसिपल ऑफिसर है। हो सकता है वो इनमें से ना हो, इनमें से कोई लोग छुट्टी पे हों, तो किसी और को आप नोटिस दे जाएं। असल टैक्स वाले अक्सर आते हैं नोटिस देने के लिए कि हम ये नोटिस आपको दे रहे हैं, आप लोग टैक्स जमा करवाएं। तो ऐसी सूरत में प्रिंसिपल ऑफिसर में से ऊपर वाले पॉइंट ए वाले लोग ना हो, तो किसी को भी प्रिंसिपल ऑफिसर अगर वो लग रहा है कि मैनेजमेंट संभाल रहा है, तो उसको नोटिस दे के चले जाएं। ओके। Taxpayer means any person who derives an amount chargeable to tax and includes any representative of a person. हाँ, टैक्स पेयर से मुराद उसका रिप्रेजेंटेटिव भी है जो कि उसके लिए अमाउंट कमा रहे हैं। कई दफ़ा आप खुद अमाउंट कमाते हैं, कई दफ़ा आपका एजेंट आपके लिए अमाउंट कमाते हैं, तो वो भी आप टैक्स पेयर ही है सॉर्ट ऑफ। एंड एनी पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स, तो कंपनी डिडक्ट टैक्स ऑन डिविडेंड, दैट्स व्हाई कंपनी इज ऑल्सो अ टैक्स पेयर, अपना टैक्स भी देती है और शेयर होल्डर का टैक्स काट के भी हुकूमत को देती है। लिखें, कंपनी डिडक्ट टैक्स ऑन डिविडेंड। एंड एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम, और हर वो बंदा जिसने पाकिस्तान में रिटर्न जमा करवानी है। अब ये तो भाई लंबी बहस है, चैप्टर 15 में होगी, सबसे पहले सफ़े पे सेक्शन 114 में किस किस ने रिटर्न जमा करवानी है। इसमें सबसे बड़ी बात हम ये पढ़ेंगे कि जिस बंदे की साल की इनकम 6 लाख से ज़्यादा है उसने अपनी रिटर्न जमा करानी है, क्योंकि आपको पता है जिसकी इनकम साल की 6 लाख से ज़्यादा हो उसने टैक्स पे करना होता है। तो सारी बातें साथ उसने अपनी फिर रिटर्न भी जमा करवानी है। क्लियर जी? चलें आगे। टैक्स, टैक्स का क्या मतलब है? टैक्स मीन्स एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर दिस लॉ and includes any penalty, fee or other charge or any sum or amount leviable under this law। तो इस लॉ में कोई भी अमाउंट अगर आपने पे करनी है तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज कॉल्ड एज टैक्स। एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर दिस लॉ एंड इंक्लूड्स एनी पेनल्टी, एनी फी, कोई भी पैसे आपने इस लॉ में पे करने हैं, दैट इज टैक्स। बोर्ड, बोर्ड का मतलब है बाय डियर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जाहिर बात है, ये तो हमें पता ही है। भाई ये तो बड़ी डिटेल से बात हुई है कि चैप्टर 15 का वेट कर लें, सेक्शन 114, और उन लोगों ने रिटर्न जमा करानी है पाकिस्तान में जिनकी साल की इनकम 6 लाख से ज़्यादा है। और अगर आपने उसमें कुछ एग्जांपल्स पढ़नी है तो चैप्टर 15 का सेक्शन 114 खोल के पढ़ लेना। अच्छा जी, बोर्ड, बोर्ड मीन्स फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड इंक्लूड्स अ मेंबर ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू हुम पावर्स ऑफ बोर्ड हैव बीन डेलीगेटेड। बस इसको छोड़ दें। तो जाहिर बात है फेडरल बोर्ड को जो लोग चला रहे हैं, जैसे उनके चेयरमैन वगैरह, ये लोग, ये मेंबर हैं उनके, तो बोर्ड से मुराद बोर्ड है या फिर बोर्ड को जो मेंबर्स चला रहे हैं वो भी बोर्ड मुराद है। ये बार बार लिख रहे हैं, सी वाला पॉइंट रिपीट कर दें। भाई अब चैप्टर 15 का सेक्शन 114 फिर पढ़ लें अगर आप लोगों ने एडवांस में पढ़ना है, फ़ायदा कोई नहीं होगा, देख लें जैसे भी करना है। जो चीज़ें आगे की हैं उनको अगर आगे अभी से पढ़ना शुरू कर दें तो फिर इस चैप्टर को और उस चैप्टर को साथ साथ चलाना पड़ेगा, ये तो अजीब सी बात हो जाएगी। किन लोगों ने पाकिस्तान में रिटर्न जमा करानी होती है थोड़ा वेट कर लें, चैप्टर 15 का देख लें, आप लोगों की मर्जी है, पता नहीं क्यों डिस्कशन प्रोलॉन्ग करें। अच्छा जी आगे चलें भाई, अगले सफ़े पे आ जाए माय डियर, पेज 71, रॉयल्टी। अच्छा, रॉयल्टी जो है उसकी एक बड़ी रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एंड डेट वाज स्टडीड इन चैप्टर नंबर, अल्लाह आपका भला करे, 4, जिसमें हमने पढ़ा था कि बुक्स वगैरह की रॉयल्टी जो है वो आपकी जाती है चैप्टर 4 में। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर एक ऑथर है, बुक लिखने में उसको 24 महीने से ज़्यादा अरसा लगे तो उसकी इनकम पे 3 साल में टैक्स लगेगा। बट दैट वाज क्या कहते हैं, रॉयल्टी की बड़ी रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन कि आप किताब लिखें और किताब लिख के आपको जो पैसे आए, दैट इज रॉयल्टी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस a very detailed definition of royalty alhamdulillah today। royalty is not just that। royalty में क्या आता है my dear? royalty means any amount paid or payable, कोई भी अमाउंट जो पेड है या पेएबल है
जैसे मर्जी आप उसको डिस्क्राइब कर दें या जैसे मर्जी कैलकुलेट करें, चाहे आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पे करें या उसको इकट्ठा किसी एक दिन पे कर दें, किस चीज के बदले में? रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ सीक्रेट फॉर्मूला और डिजाइन। ये जरा हाईलाइट करने जो मैंने किया। रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ डिजाइन। अब इसकी हजारों मिसालें दी जा सकती हैं। आपने बाटा वालों को कहा कि जी आपके जूते का जो डिजाइन है ना स्कूल शूज का, वो हमें बड़ा पसंद है, तो आप हमें उसकी इजाजत दे दें। उन्होंने कहा हाँ यार ये डिजाइन फार्मूला वगैरह हम आपको दे देते हैं, या कोई चीज है, मिसाल के तौर पे मार्केट में कोई फ्रोजन फूड आया। अब मिसाल के तौर पे अब कुछ लोग तो आजकल जो है वो फ्रोजन कढ़ाई, फ्रोजन मसाल, फ्रोजन जो है वो चिकन कोरमे का सालन भी आपने देखा होगा पैकेट्स में आजकल फ्रोजन मिलता है। तो आजकल ये जो फ्रोजन चीजें बाजार में मिल रही हैं, आपको लगा कि ये बड़ी जबरदस्त है, बड़ी मजे की है, तो आपने उनको कहा यार मुझे इसका फॉर्मूला दे दो। उसने कहा भाई ये तो सीक्रेट फार्मूला है यार, ये तो बड़ी मुश्किल से हमने रेसिपी बनाई है, ये तो हमारी दादी जान ने बताई थी, और दादी जान इस वक्त अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं और वो इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो आपने कहा यार नहीं यार दे दो। उसने कहा अच्छा चलो ऐसा करो कि आप मुझे इसका किराया दे दो। किराया इन चीज़ों का इस फॉर्म में होता है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने 500 डब्बे बना के बेचे उस रेसिपी के, तो हर डब्बे पे अगर आपको 200 रुपया मिला, तो आप ये कर देंगे कि 20 रुपये उसको रॉयल्टी दे देंगे। तो यहां तक क्लियर भाई? जी शुक्रिया। यूज ऑफ और द राइट टू यूज, आप यूज कर रहे हैं या आपके पास हक है यूज करने का? क्या कोई भी पेटेंट, किसी का नाम यूज कर रहे हैं आप, नाम यूज करने की मिसाल दें जी। यार अकाउंटेंट्स ने कहा कि जंग वालों को कि हम जंग अकाउंटिंग मैगजीन निकालना चाहते हैं, तो उन्होंने उनको इजाज़त दे दी। तो आप किसी का पेटेंट यूज़ करें, किसी की इन्वेंशन यूज़ कर लें, कोई चीज़ किसी ने इन्वेंट किया वो अपने लिए इस्तेमाल कर लें, डिज़ाइन मॉडल यूज़ कर लें, सीक्रेट फार्मूला, ट्रेडमार्क और अदर लाइक प्रॉपर्टी और राइट। तो बस फिलहाल ये आप हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट जी, ठीक है। नेक्स्ट, द यूज ऑफ आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क। किसी का आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क यूज किया, किसी बाहर के न्यूज चैनल ने किसी जंगल में जाकर कोई वीडियो बनाई जानवरों की। किसकी वीडियो बनाई? जानवरों की। अब ये जानवरों की वीडियो जो है वो आपको बड़ी पसंद आई, आपने कहा कि जी मैंने पाकिस्तान टेलीविजन पे चलानी है। उन्होंने कहा भाई हमारे तो करोड़ों रुपए लग गए हैं, हमने जो है वो जानवरों की एक्टिविटीज़ के ऊपर हमने जो है वो 3 महीने तक कैमरे वहाँ इंस्टॉल करके रखे हैं, फिर एक एक एक्टिविटी मॉनिटर की है। तो आपने अगर ये मूवी, अपनी डॉक्यूमेंट्री अपने चैनल पे चलानी है, तो जब भी आप चैनल पे चलाओगे उतनी दफ़ा आपको हर दफ़ा हमें 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो अब ये ग्रीन वाली बात पढ़ लें जो मैंने हाईलाइट की हुई। अबे ऊपर से मिला के, रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क। रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ साइंटिफिक और आर्टिस्टिक वर्क। डन जी। यूज ऑफ और राइट टू यूज यानी कॉपीराइट ऑफ अ लिटरेरी वर्क, किसी का लिखा हुआ काम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म्स और वीडियोस, टेप्स फॉर यूज इन कनेक्शन विद। उससे आपने फिल्म या वीडियो लेके कनेक्ट कर ली है, यानी अपने टीवी या टेप्स पर चलाई है, रेडियोस पर चलाई है इन कनेक्शन विद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। एग्जांपल पीटीवी पेज रॉयल्टी फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड ईएसपीएन क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री। बट
but shall not include consideration for sale, distribution or exhibition of cinema films, but shall not include consideration for sale, distribution or exhibition of cinema films. लिखें थोड़ा सा। अगर वो बंदा, अगर कौन लोग, अगर कौन सा चैनल हमने बोला था, ESPN ही बोला था। बाहर का कौन सा चैनल बोला था हमने? आवाज बहुत कट रही है भाई, बाकी लोगों के साथ भी आ रहा है मसला, नहीं आ रहा। हाँ देखें आपके एंड पे इशू लग रहा है, वरना अभी तक कोई और स्टूडेंट बता देता। अच्छा यार, वो कौन सा चैनल बोला था बाहर का हमने? बाहर का कौन सा चैनल बोला था? ESPN। अच्छा, आपने ESPN वालों से कहा कि यार हमने टीवी या रेडियो के ऊपर आपकी जो है वो ये चलानी है डॉक्यूमेंट्री, तो उन्होंने कहा यार इसका किराया दे दो, चला लो। आपने चला ली। लेकिन माय डियर, अगर कभी ऐसा हो जाए जरा सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा मेरे डियर, सोच के बताइएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप उनको कहें ये फिल्म हमें बेच ही दो, उन्होंने आपको वो फिल्म बेच ही दी, या आप उन्हें कहें कि हमें इस तरह दो फिल्म के हम आगे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, हम आगे बेच सकें, या आपने उनको कहा कि हमने टीवी या रेडियो पे नहीं चलानी, हमने सिनेमा में चलानी है, तो हमारा लॉ मेकर कह रहा है ये रॉयल्टी नहीं है। फिर ये क्या है? ये हमारे सिलेबस की बात नहीं है, इसको छोड़ें, ये इसको छोड़ें, ये क्या है फिर भाई? ये रॉयल्टी नहीं है। तो रॉयल्टी से माय डियर कितनी चीजें तीन बाहर निकाल दी। नंबर 1, अगर उसने आपको सेल कर दी चीज, अगर उसने आपको सिनेमा में चलाने की इजाजत दे दी, या अगर उसने आपको आगे डिस्ट्रीब्यूट करने की इजाजत दे दी, तो फिर नहीं है। तो लिखें, अगर ESPN वाले हमें बेच दें या हमें सिनेमा में चलाने की इजाजत दें, लिख रहे हैं जी, शुक्रिया। अगर ESPN वाले हमें बेच दें या सिनेमा में चलाने की इजाजत दें, तो फिर ये पैसे जो हम देंगे उनको, ये उनकी रॉयल्टी नहीं है। फिर ये पैसे जो हम उनको देंगे, ये रॉयल्टी नहीं है। रॉयल्टी पे करने वाले के लिए रॉयल्टी है और रिसीव करने वाले के लिए भी रॉयल्टी है। ओके, चलेंगे आगे माय डियर। अच्छा, मेन बात देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिससे मेन बात आपने जो पकड़ा करनी है, अगली फिर मेन बात मैंने हाईलाइट कर ली है। रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड फॉर रिसीविंग विजुअल इमेजेस। कोई विजुअल इमेजेस हमारे मुल्क में से गुजरे थे, हमने उनको कहा, जिनके वो विजुअल इमेजेस थे, या कोई साउंड्स हमारे मुल्क में से गुजर रही थी, तो हमने उनको रिसीव कर लिया, जो कि ट्रांसमिट हो रही थी सैटेलाइट, केबल, ऑप्टिक फाइबर या सिमिलर टेक्नोलॉजी से,
ताकि वो टीवी, रेडियो या इंटरनेट पे ब्रॉडकास्ट की जा सकें। तो अगर मैं किसी को अपने डिज़ाइन यूज़ करने की इजाज़त दे दूं तो ये भी मेरी रॉयल्टी इनकम है। मैं किसी को अपना आर्टिस्टिक वर्क इस्तेमाल करने की इजाज़त दे के किराया ले लूं, ये भी मेरी रॉयल्टी है। और मैं किसी से विजुअल इमेजेस रिसीव करके किराया का एग्री कर लूं तो ये भी मेरी रॉयल्टी है। क्लियर जी? सी की कोई एग्जांपल? भाई कोई भी, आप कोई भी जो है वो टीवी चैनल था, उसके पास उसने इमेजेस क्रिएट करके उसने अपने टीवी पे दिखाने थे, वो इमेजेस आपने अपने टीवी पे चला दिए। पॉइंट नंबर डी, द सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल, आवाज़ कट रही है तलहा यासीन, नहीं इशू आ रहा, अल्लाह का शुक्र है किसी भी स्टूडेंट को इशू नहीं आ रहा। फिर आप ऑनलाइन ले लो, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को तो नहीं इशू आ रहा। हम तो वाईफाई से कनेक्टेड है, हमने तो डाटा भी नहीं कनेक्ट किया हुआ। द सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, ऊपर से मिला के पढ़ें। रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड फॉर सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल नॉलेज। सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल नॉलेज, या इस तरह भी पढ़ सकते हैं आप, सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल एक्सपीरियंस, सप्लाई ऑफ एनी टेक्निकल स्किल। समझ रहे हैं बात? सप्लाई ऑफ टेक्निकल नॉलेज, सप्लाई ऑफ टेक्निकल एक्सपीरियंस, सप्लाई ऑफ टेक्निकल स्किल, सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल नॉलेज, सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल स्किल, सप्लाई ऑफ कमर्शियल नॉलेज। बेसिकली इस तरह कर लेंगे, टेक्निकल से लाइन खींच के नॉलेज की तरफ, टेक्निकल से लाइन खींच के एक्सपीरियंस की तरफ, और टेक्निकल से लाइन खींच के स्किल की तरफ। अच्छा यार, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, किसी को टेक्निकल नॉलेज देना, किसी को इंडस्ट्री का नॉलेज देना, किसी को कमर्शियल यानी मार्केट का नॉलेज देना, किसी को साइंटिफिक नॉलेज देना, ये सप्लाई करना। अब ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सप्लाई हम करें या हमें कोई करे। अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो हम फिर रॉयल्टी पे कर रहे होंगे और अगले के लिए ये रॉयल्टी इनकम होगी। बस ये दोनों के एंगल से बात है बस। अच्छा, अब ये डेफिनेशन थोड़ी सी अपोज करती है एक डेफिनेशन को, जो कहती है कि एनी अमाउंट रिसीव्ड, टेक्निकल में तो मशीन चलाना सिखा दो, कुछ बता दो। अच्छा, तो फी फॉर टेक्निकल सर्विस मींस कोई भी टेक्निकल काम, फी फॉर टेक्निकल सर्विस मींस एनी अमाउंट रिसीव्ड फॉर रेंडरिंग ऑफ टेक्निकल सर्विसेज बाई, रेंडर करना टेक्निकल सर्विसेज यहां आएगा। यानी अगर किसी बंदे ने कहा कि मुझे टेक्निकल सहूलत चाहिए और आपने उसको जाके वो काम कर दिया तो ये टेक्निकल सर्विस है। और आपने अगर जबानी कलामी फोन पे समझा दिया, ईमेल के जरिए समझा दिया, तो फिर आप उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं उसके काम की। समझ आया? फी फॉर टेक्निकल सर्विस में देखें लफ्ज क्या लिखा हुआ है, रेंडरिंग ऑफ टेक्निकल सर्विस। आप टेक्निकल सर्विस जाके खुद दे रहे हैं। यार ये नहीं होता, कई दफा देखें मोटर खराब होगी घर में, तो आपने किसी को फ़ोन किया, उसने कहा यार मैं तो इस वक्त लाहौर से बाहर हूँ, आपके घर में हमेशा काम करता हूँ, यार आप ऐसा करें फ़लाँ चीज़ को ना ऐसे कर लें, आप ज़रा पंगे पुंगे ले सकेंगे। आपने कहा हाँ यार ये पेज खोल के ये करके मैं ज़रा ट्राई करता हूँ। उसने कहा भाई ये चीज़ मार्केट से चेंज करा के ला के डाल दें। आपने क्या, आपने कहा यार मैं तो मोटर से ही करने वाला बन गया। ये अब उसने आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज दिया है, उसने आपको रेंडरिंग ऑफ सर्विस नहीं की।
तो माय डियर, जहां रेंडरिंग और सर्विस पाई जाए तो अगला बंदा आपको टेक्निकल सर्विस दे रहा है, और जहां पे सिर्फ वो अपना नॉलेज आपको दे दे दिमाग का, तो वो आप फिर ऐसी सूरत के अंदर जो पेमेंट्स होंगी उनको रॉयल्टी कहा जाएगा। ओके डियर, तो छोटा सा लिख लें पॉइंट डी में, ये नीचे वाला छोड़ें। अगर आप टेक्निकल सर्विस रेंडर करें तो ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस है। लिखिए, थोड़ी सी लंबी बात है, ये काट दें। अगर आप टेक्निकल सर्विस रेंडर करें तो ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस होगी। और अगर आप खाली टेक्निकल नॉलेज दे रहे हो तो ये रॉयल्टी है। नहीं, टीचर्स इसकी एग्जांपल में नॉर्मली फॉलो नहीं करते। ये आमतौर पे वो हैं जो वन ऑफ कभी कभी कोई नॉलेज सप्लाई करते हैं अपना, इंडस्ट्रीज को, फैक्ट्रीज को, इस किस्म का। ओके जी, कंसल्टेंट्स वगैरह मशवरे देते हैं। यूज ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। अच्छा, हाईलाइट तो मैं बड़ा थोड़ा थोड़ा करा रहा हूं ताकि आपको मेन थीम समझ आ जाए करे। ये देख लें, अभी तक मेरा और आपका हाईलाइट किया हुआ बराबर चल रहा है, यानी हाईलाइट में वो बात करा रहा हूं जो पढ़ते ही समझ आ जाए। रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड फॉर सप्लाइंग टेक्निकल नॉलेज। अगले ने आपको टेक्निकल नॉलेज सप्लाई किया, उसके लिए आपने पैसे दे दिए। ओके, रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड फॉर यूज ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। किसी से आपने कोई इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट ले लिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना इख्तलाफ आ सकता है। असल में अगर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी के साथ आप किराए पे लेना, तो वो तो फिर आपको पता है अदर सोर्स में जाती है। और रॉयल्टी के डेफिनेशन में क्या फॉल करता है, खाली आपने इक्विपमेंट किसी का किराए पे ले लिया, तो ये फिर आप जो किराया दे रहे होंगे ना, इसमें लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, आप उसके किराए पे ले रहे होंगे। नहीं, फिर तो वो टेक्निकल सर्विस है दानिश। अच्छा, तो लिखें, आपने किसी से कोई फैक्ट्री की मशीन किराए पे ले ली, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, साथ किराए पे ली, ये कह रहा हूं। आपने किसी से फैक्ट्री की मशीन किराए पे ले ली, तो ये भी रॉयल्टी पे करेंगे, तो ये भी फिर रॉयल्टी पे करेंगे इसकी। डन जी। जी, लीज के ऊपर अलग बहस है, लीज में और इसमें हम डिस्कशन बिजनेस का चैप्टर वेट कर लें, तो अली मिर्जा बिजनेस के चैप्टर में इस पर डिस्कशन हो जाएगी ज़रा। अभी लीज असल में हमने पढ़ी नहीं ना। ओके, नेक्स्ट जी। अच्छा भाई, अब ये सारी चीज़ें
लेने के लिए ना आपको कोई थोड़ी बहुत ही सपोर्ट की जरूरत होती है, थोड़ी बहुत ही सपोर्ट की, मेन नहीं। यानी ये नहीं कि आप उससे फिजिकली सर्विस ही लेने लगे हैं, थोड़ी बहुत ही सपोर्ट की जरूरत होती है। आप डिजाइन से चीजें बनाना चाह रहे हैं, प्रॉपर बन नहीं पा रही, सीक्रेट फॉर्मूला सही तरह यूज नहीं हो पा रहा, विजुअल इमेजेस सही तरह डिस्प्ले नहीं हो पा रहे, तो आपने उससे थोड़ी बहुत ही सर्विस ले ली जाके, जो कि बिल्कुल थोड़ी बहुत ही थी। द सप्लाई, उसने सप्लाई की आपको कोई भी मदद। ESPN वालों ने आपको मदद दे दी, यार ये इस तरह ब्रॉडकास्ट कर लो, जरा आसानी हो जाएगी। द सप्लाई ऑफ एनी मदद दैट इज एंशिलरी एंड सब्सिडरी। एंशिलरी का मतलब यह होता है कि वो जरूरी है, इनएविटेबल है, यानी उसके बगैर गुजारा नहीं। और सब्सिडरी का मतलब होता है यानी कि नॉट अ मेन थिंग, दिस इज नॉट अ मेन थिंग, ये मेन थिंग नहीं है। मेन थिंग तो आप उसका फॉर्मूला यूज कर रहे हो, अब फॉर्मूले से चीजें बन नहीं रही तो हल्की फुल्की आपने उससे मदद ले ली है। यार आगे पढ़े ना, बात समझ आ जाएगी। टू एनी प्रॉपर्टी आर राइट एज मेंशन्ड इन सब क्लॉज ए थ्रू ई, सारे ऊपर वाले ए से ई वाले। एंड इट इज फर्निश्ड, ये क्यों मदद ली है, क्यों मदद मांग रहे हैं? एज अ मीन्स फॉर इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट, ताकि आप उस प्रॉपर्टी या राइट को एंजॉय कर सकें। तो उर्दू में लिखें, ऊपर वाली चीजें चलाने के लिए या इस्तेमाल के लिए, जैसे भी लिख लें, चलाने स्लैश इस्तेमाल करने, ऊपर वाली चीजें चलाने के लिए आपने थोड़ी सी मदद ले ली, तो इसके जो पैसे पे करेंगे ये भी रॉयल्टी है। आपने थोड़ी सी मदद ले ली तो इसके जो पैसे पे करेंगे ये भी रॉयल्टी है। या जरा पॉज करना। ओके जी, सप्लाई ऑफ एनी मदद दैट इज, आवाज आ रही है? सप्लाई ऑफ एनी मदद दैट इज जरूरी एंड दैट इज नॉट मेन थिंग। मेन थिंग इज हम उसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मेन थिंग इज उसके विजुअल इमेजेस यूज कर रहे हैं। अच्छा, उर्दू का फिक्रा पूरा हो गया तो जो मैं लिखवा रहा था? ठीक है। To any property or right as mentioned in ये and is furnished as a means of enabling the enjoyment of that property. Okay, my dear, the disposal of any property or right referred to in subclause A through E. अच्छा, ये अब थोड़ा सा मजे की चीज है। आप काफी अरसा ना उसका डिजाइन यूज करते रहे, काफी अरसे जो है वो उसका आर्टिस्टिक वर्क यूज करते रहे, काफी अरसा जो है वो उसका बाकी चीजें जो भी ऊपर दी हुई हैं वो यूज करते रहे, काफी अरसा उसका इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट यूज करते रहे। अब यूज करते 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 आपका इतना दिल लग गया उनकी चीजों के साथ कि आपने कहा ये हमें बेच दे, चल ये हमें बेच दे, और उसने आपको वो बेच दी। अब ये बेचना भी रॉयल्टी में जाएगा, क्योंकि इससे पहले आप इन्हीं चीजों का किराया देते रहे हो सॉर्ट ऑफ। तो लॉ मेकर कहते हैं ये बेचना भी रॉयल्टी में जाएगा। अच्छा, अब इसके इंपैक्ट क्या होंगे रॉयल्टी के डेफिनेशन में इन चीजों में जाने के, ये देखेंगे। यार डेफिनेशंस अभी हम पढ़े हैं, इन डेफिनेशंस को लॉ में जो अप्लाई करना है उसके लिए जरा वेट करें कि किस चैप्टर पे क्या होगा, फला चैप्टर पे क्या होगा, किसकी बिजनेस इनकम होगी, क्या होगा, इसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। अभी सर रॉयल्टी के डेफिनेशन पढ़े हैं तो लिखें जी, ऊपर वाली चीजें आप इस्तेमाल करते रहे, प्लीज पॉइंट जी का मतलब लिखें, ऊपर वाली चीजें आप इस्तेमाल करते रहे और अब आपने अगले बंदे को कहा कि ये चीज मुझे बेच ही दें, ये डिजाइन, ये फॉर्मूला, ये कॉपीराइट, ऊपर वाली चीजें आप इस्तेमाल करते रहे, अब आपने अगले बंदे को कहा ये चीजें मुझे बेच ही दे, तो ये भी रॉयल्टी है। ओके,
तो एफ में क्या हाईलाइट करें, मेन एफ में हाईलाइट कर लो, रॉयल्टी मीन्स एनी अमाउंट पेड फॉर द सप्लाई ऑफ असिस्टेंस, अगले ने आपको मदद की है। एंड इट इज फर्निश्ड एज ए मीन्स ऑफ इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी। भाई ये लंबाई सा ही बनेगा फिर। IT enabled services, IT enabled services पढ़ लें ये डेफिनेशन, ये तो आसान सी है। IT enabled services include but not limited to इनबाउंड कॉल सेंटर्स। इनबाउंड कॉल सेंटर्स वो होते हैं जो कॉल्स रिसीव करते हैं, और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स वो होते हैं जो कॉल्स करते हैं। कॉल सेंटर्स के डिफरेंट काम है, इनबाउंड आउटबाउंड। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस भी आजकल इलेक्ट्रॉनिकली आपको पता दी जा रही हैं। रिमोट मॉनिटरिंग, कई दफ़ा आप अपने कंप्यूटर को किसी से मॉनिटरिंग करवा लेते हैं, उसकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अकाउंटिंग सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, ये सारी IT में आजकल चल रही हैं। टेलीमेडिसिन सेंटर्स, यानी मेडिसिन की वो क्या कहते हैं सर्विसेज देना। डाटा एंट्री ऑपरेशंस, आप अपनी डाटा एंट्री खुद नहीं करते, आप किसी से करवा लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी को कहते हैं यार हम आपको पिक्चर भेज दिया करेंगे, हमारी जनरल एंट्रीज कर दिया करें। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, यानी क्लाउड की सर्विसेज, डाटा सेव करने की सहूलत यूज़ करना। डाटा स्टोरेज आगे उसने लिख दिया। लोकली प्रोड्यूस टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग। इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग भी करते हैं, यानी कि बाहर के मुल्कों में अक्सर ये होता है कि किसी बंदे की कोई चीज़ चोरी हो जाती है, तो फिर वो सारा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को कहता है कि यार मेरी ये चीज़ है चोरी हो गई है, या गाड़ी की तस्वीर भेजता है ये डिस्ट्रॉय हो गई है, तो अब आप हमारा इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करा के दो। तो मतलब ये कि ये सारा आजकल इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, और तो कहते हैं ये IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं। IT के ज़रिए अगर ये सर्विसेज दी जाएँ। क्लियर जी? बाकी की फिलहाल उसका मतलब आपने देखना हो तो इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, इसमें ऐसे कोई। हाँ जी, पॉइंट बी में सेल को रॉयल्टी नहीं कह रहा, वो तो एक एक्सेप्शन है ना, सिर्फ इस सेल को वो रॉयल्टी नहीं कह रहा। बाकी ये वाली चीजें अगर सेल हो जाएं इसके अलावा, इनको तो आखिरी पॉइंट में रॉयल्टी कह रहा है ना। ओके, IRIS। अच्छा, IRIS का मतलब क्या है, इसको हम फिर कभी देखेंगे, उसमें क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे। तो IRIS मीन्स वेब बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। ये IRIS किस चीज़ की एब्रीवेशन है, ये भी आपको जानने की जरूरत नहीं है कि IRIS से बनता क्या है। ये एक वेब बेस्ड प्रोग्राम है फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू टैक्सेस। इनलैंड रेवेन्यू टैक्सेस हुकूमत के टैक्सेस को ही कहते हैं, जैसे इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, यानी पाकिस्तान की सरजमीन के लिए रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है। टैक्सेस एंड बला बला। IRIS means a web-based computer program for operation and management of inland revenue taxes and laws administered by board. Bonus shares includes bonus units in a unit trust. ये आप यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन रिवाइज करें, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। बोनस शेयर्स वैसे तो पता है क्या होते हैं, इंक्लूड्स का मतलब है ये भी इसमें शामिल है। बोनस शेयर्स वैसे आपको मैंने बताया था क्या होते हैं। बोनस शेयर्स होते हैं एक कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को मुफ्त में शेयर दे देती है। तो अगर कोई यूनिट ट्रस्ट इदारा, यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन चैप्टर 4 में रिवाइज कर सकते हैं जाके, आप ऑनलाइन भी लेक्चर पढ़े हुए हैं। यूनिट ट्रस्ट अगर अपने शेयर होल्डर्स को यूनिट्स दे दे तो ये भी बोनस शेयर्स हैं। और आमतौर पे बोनस शेयर का मतलब ये होता है कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को और शेयर देती है, या बोलें यूनिट ट्रस्ट अपने शेयर होल्डर्स को और यूनिट्स देता है। बोनस, बोनस मींस मुफ्त में। डन। ओके, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट माय डियर ये होता है
कि कभी कभी ऐसा होता है माय डियर, नॉन रेजिडेंट्स ना पाकिस्तान में आके, ये हम पूरी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी पढ़ के आज क्लोज करें, फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ये होता है कि नॉन रेजिडेंट्स अक्सर पाकिस्तान में आके ना अपने आप को पक्का एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो अगर नॉन रेजिडेंट्स पाकिस्तान में आके अपने आप को पक्का एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें तो दैट इज कॉल्ड ए सॉर्ट ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, आज जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर जरा नजर मार लें। तो डिविडेंड का भी एक पॉइंट रहता है यार, पहले वो कर लें, जरा वो कर लें, पेज 69 पे आए। पहले मैंने आपको कैपिटलाइज्ड और अनकैप वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट का मतलब बताना है। ये मिसाल आपको याद होगी शायद, हो लिख छोड़ो, याद है या नहीं? और बेटा लिख दें, याद है या नहीं? इसमें हुआ ये था कि कंपनी का कैपिटल था 100 रुपया और उसके प्रॉफिट्स थे 30 रुपए। डन माय डियर, कंपनी का कैपिटल था 100 रुपया, प्रॉफिट थे 30 रुपए। कंपनी ने सोचा कि मैं अपना कारोबार बंद कर दूं। अच्छा जी, चलो बहुत अच्छी बात है। कंपनी ने अपना कारोबार बंद कर दिया। कंपनी ने क्या किया, 100 शेयर होल्डर्स को बांट दिया, 30-20 शेयर होल्डर्स को बांट दिया। हमने कहा 30 इसमें डिविडेंड था। लेकिन कंपनीज अक्सर 2 नंबरी करती हैं। कंपनीज पता क्या करती हैं? कंपनी के कैपिटल अकाउंट में पड़ा हुआ है 100 रुपया, और प्रॉफिट्स में अकामुलेटेड प्रॉफिट, ये मार्कर की थिननेस है। अच्छा, और प्रॉफिट्स अकाउंट में पड़ा हुआ है 30 रुपया। अब कंपनी ने क्या किया माय डियर? कंपनी ने यह किया कि प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दिया। बोले जैसे कैश बैंक में नहीं जमा करा दिया जाता जब बैंक कैश में, इस तरह एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शिफ्टिंग की। कंपनी ने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दिया। ओए होए होए होए, कैसे? कंपनी ने 8 रुपए इधर से फेंक के कैपिटल अकाउंट में भेजे, तो अकमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट से कितना पैसा आया? 8। अब इस अकाउंट में था 108 रुपए और इस अकाउंट में रह गया 22 रुपए। अब जिस वक्त कंपनी हुई लिक्विडेट, तो कंपनी के लिक्विडेट होने के ऊपर कंपनी ने एंट्री की, कैपिटल डेबिट 108, अकामुलेटेड प्रॉफिट किताबों से खत्म करो 22, कैश पे करो 130। लॉ मेकर ने कहा इसमें पड़ा हुआ 8 ये तुमने कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है तुम्हारा, और 22 जो है तुम्हारा, ये रेड मैं जो कर रहा हूं ये जनरल एंट्री का हिस्सा नहीं, आपको समझा रहा हूं। 22 जो है नॉट कैपिटलाइज्ड है, अभी तक तुमने कैपिटल अकाउंट में नहीं डाला, तो मेरे बबलू ये सारा का सारा 30 तेरा डिविडेंड बन जाएगा। कुछ लोग 2 नंबरी करते थे, प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे। इसका नाम रखा लॉ मेकर ने कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। इसका क्या नाम रखा? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। आपने कैपिटल में डाल दिया, जैसे मैं कहूं कैश बैंकड, यानी पैसे बैंक में जमा करा दिया दराज से, तो ये 30 पूरा का पूरा माय डियर डिविडेंड बनेगा। जनरल एंट्री यही है, जनरल एंट्री ये है, सिर्फ ये ब्लैक से जो मैंने लिखी है ये जनरल एंट्री है। इसमें 108 में जो 8 है वो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है और 22 है अनकैपिटलाइज्ड, नॉन कैपिटलाइज्ड। सारा का सारा ही डिविडेंड समझा जाएगा। जी माय डियर, क्लियर हो गया? जी शुक्रिया केएम स्टोर अली मिर्जा। चलें जी, नोट करें। तो कुछ लोग 2 नंबरी करके ना प्रॉफिट्स अकाउंट का बैलेंस खुद ही कम करने की कोशिश करते थे। लॉ में करने का ये टेंशन ना ले तू, इस 108 में तेरा 8 मुझे पता है प्रॉफिट ही डला हुआ है, बाकी 22 तो डिविडेंड ही है, तो टोटल 30 डिविडेंड होगा। ये हमारा कंक्लूजन है, ये हमारा कंक्लूजन है।
कि 30 डिविडेंड है। नोट करें जी, ऊपर हेडिंग दे दें वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। ये जो लफ्ज आ रहा था ना वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, उसका मतलब आपको बता रहा हूं। नोट भी कर लिया, वेल डन मुसद्दिक। अब्दुल्ला को कहो कि वो जो पास पेपर क्वेश्चन 6 था ना, उसकी दोनों डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स नोट में डालें। मेरे से वॉइस नोट रिकॉर्ड नहीं होगा, मीटिंग चल रही है। उसे कहो बस कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कंपनी कुछ करने की कोशिश की थी लेकिन लॉ मेकर ने उसको पकड़ लिया। उसी को पास पेपर के क्वेश्चन 6 की ना 2 एडजस्टमेंट्स हैं डेप्रिसिएशन की, वो नोट्स में डाल के फिर भेजे मुझे दोबारा नोट्स, लेक्चर नोट्स। जी क्लियर जी। अच्छा जी, अब दोबारा पढ़ें। कंपनी के प्रॉफिट्स थे 30 और कंपनी का कैपिटल था 100। तो कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दिया। बोले लफ्ज घर में ऊंची से, प्रॉफिट्स आर कैपिटलाइज्ड। तो अब इसमें 8 रुपए जो पड़े हुए हैं वो कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है और 22 रुपए अनकैपिटलाइज्ड है। तो बार बार लिख रहा था तुम्हारा डिविडेंड सारा का सारा समझा जाएगा वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। बार बार लिख रहा था सारा डिविडेंड समझा जाएगा वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। डन। ये आखिर में काफी तफसील से मैंने बात कर दी, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अच्छा यार ये पॉइंट है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज 69 पर फॉलोइंग पेमेंट्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज डिविडेंड, इसको पढ़ लेते हैं। ये पेमेंट्स जो है वो डिविडेंड की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती, जो मर्जी कर लो, ये पेमेंट्स कभी डिविडेंड की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगी मेरे ब्रो। पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 1 जो है ना, असल में आपको पता है 2 और 3 ई से रिलेट कर रहा था और 4 किससे रिलेट कर रहा था? जी वेल डन, एफ से। और ये जो 1 है ना रिलेट कर रहा है सी और डी से, ऊपर वाले सी और डी से। ओके एक बड़ी अजीब सी मिसाल है। ये पॉइंट नंबर 1 है ना, नॉट अ डिविडेंड वाला, ऐसे ही है ना, नॉट अ डिविडेंड का पॉइंट 1 है, उसकी एग्जांपल करा रहा हूं। कैपिटल अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है 100 और अकामुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है 12। बिजनेस करना है बंद, लिक्विडेट करना है बिजनेस, लिक्विडेशन टू बी डन, लिक्विडेशन होनी है। डायरेक्टर्स कह रहे हैं शेयर होल्डर्स को, जो डायरेक्टर्स कंपनी चला रहे हैं वो शेयर होल्डर्स को कह रहे हैं यार हम बिजनेस बंद कर रहे हैं। शेयर होल्डर्स ने कहा अच्छा हमें 112 रुपए दो, हम घर जाएं।
तो शेयर होल्डर्स ने कहा हमें आप ऐसा करो, अभी जो मैं समझा रहा हूं वो करें ना पहले। शेयर होल्डर्स ने कहा हम घर जाना चाह रहे हैं यार, हमें शेयर होल्डर्स ने कहा यार हमें पैसे दो 112 रुपए, हम घर जाना चाह रहे हैं। डायरेक्टर ने कहा नहीं नहीं यार, बहुत से डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे भी पैसे लेने वाले रहते हैं, बहुत से डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनसे भी पैसे लेने वाले रहते हैं, थोड़ा इंतजार करो। शेयर होल्डर्स ने महीना तो इंतजार किया, शेयर होल्डर ने कहा नहीं यार कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई लोग पैसे नहीं दे रहे, तुम लोग ऐसे हमें तंग कर रहे हो, खुदा के लिए हमें पैसा दो हम घर जाएं। डायरेक्टर्स ने कहा चलो फिर एक वादा करो, आज तुम पैसा ले लो लेकिन आइंदा जो फिर पैसा आएगा ना वो फिर हम ही रखेंगे, या इंतजार कर लो। जैसे अक्सर होता है, आपका दोस्त कहता है यार मैंने खाना मंगवाया है, इंतजार कर लो, खाना मेरे साथ खाना खा लो वरना फिर जाओ इसी तरह भूखे। तो डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स को कहा कि या तो इंतजार कर लो, कंपनी बंद तब करेंगे जब कभी सारा पैसा आ जाए लोगों से बाद में। ये शेयर होल्डर ने कहा यार हमें ये नहीं चाहिए, छोड़ो यार छोड़ो यार। लिक्विडेशन टू बी डन, शेयर होल्डर सेड क्लोज बिजनेस इमीडिएटली, बिजनेस इमीडिएटली क्लोज करें, एंड वी विल not demand any money from directors in future। डायरेक्टर्स को फ्यूचर में कहां से मनी आ सकती है? बैड डेट रिकवरी हो सकती है ना कोई, तो वहां से डायरेक्टर्स को पैसे आ सकते हैं। अब लॉ मेकर कह रहे हैं नाउ 112 डिस्ट्रीब्यूट होगा, शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाद में जो पैसे आएंगे वो फिर डायरेक्टर्स के जाएंगे सर। नाउ 112 डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें 100 तो कैपिटल है और 12 आपको पता है प्रॉफिट्स हैं। रिलैक्सेशन ये मिल रही है कि ये 12 इज नॉट अ डिविडेंड, 100 तो वैसे ही नहीं होता ना। रिलैक्सेशन ये मिल रही है कि 12 इज नॉट अ डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को पता नहीं छूट दे दिया लॉ मेकर ने, कहते हैं जाओ यार तुम लोग वैसे ही तंग आए हुए हो, सताए हुए हो और डायरेक्टर ने तुम्हें बहुत तंग किया है, तो अगर तुम वादा करो कि तुम और कुछ नहीं लोगे बिजनेस से तो आज हम तुम्हें रिलैक्स करते हैं कि शेयर होल्डर्स सेड क्लोज द बिजनेस एंड वी विल नॉट डिमांड एनी मनी। शेयर होल्डर्स को ये बोलना पड़ेगा, तो फिर ये पैसे जो आए हैं आपके पास ये डिविडेंड नहीं है। क्लियर जी? इसके लिए शेयर होल्डर्स को ये बोलना पड़ेगा कि जो पैसे आए हैं आइंदा हम इनको घर नहीं लेके जाएंगे। चलें जी नोट करें। उसको भेज दिया अब्दुल्ला को। रॉयल्टी पॉइंट बी की लास्ट लाइन यही थी, उर्दू में लिखवाई थी मैंने आपको, लेक्चर दोबारा सुन लीजिएगा वैसे, लेकिन यही थी कि अगर ESPN ने आपको फिल्म बेच ही दी है तो फिर ये उसकी रॉयल्टी इनकम नहीं है, ये सिनेमा में चलाने की इजाज़त दे दी है फिर ये उसकी रॉयल्टी इनकम नहीं है, फिर क्या है वो हमारे स्कोप में नहीं है। अच्छा जी, क्लियर जी? चलें आगे जी। तो शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बिजनेस को जल्दी जल्दी बंद करो, डायरेक्टर्स ने कहा रहने दो बाद में बंद करेंगे। शेयर होल्डर्स ने कहा हम वादा करते हैं कि हम आइंदा कोई भी पैसे है तुमसे नहीं मांगेंगे। तो लॉ मेकर ने रिलैक्स कर दिया, ये 12 डिविडेंड था कल तक, लेकिन आज डिविडेंड नहीं होगा अगर शेयर होल्डर कहें वी विल नॉट डिमांड एनी मनी, अगर शेयर होल्डर्स ये वादा करें। फ्यूचर में डायरेक्टर को पैसे क्यों आ सकते हैं? ड्यू टू एनी बैड डेट रिकवरी।
अ डिस्ट्रीब्यूशन, पैसों का बांटना, ऑन लिक्विडेशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल, वेयर शेयर होल्डर हैज नो राइट इन surplus asset on liquidation. A liquidation done today, जो आज कर दी है, on request of shareholders, जल्दी जो कर दी on request of shareholders, where shareholder has no right in surplus assets on final liquidation. समझ आए इन दोनों लिक्विडेशंस में फर्क? जहां शेयर होल्डर से वादा करें कि फाइनल लिक्विडेशन के वक्त हम तुमसे पैसे नहीं मांगेंगे, ये लिखें जरा, अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन डन टुडे ऑन रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, वेयर शेयर होल्डर हैज नो राइट इन सरप्लस एसेट्स ऑन फाइनल लिक्विडेशन. तो शेयर होल्डर से वादा करें जब कभी फाइनल लिक्विडेशन होगी तो हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे डायरेक्टर हो, तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे डायरेक्टर्स. ओके माय डियर, क्लियर? जाहिर बात है शेयर्स तो इनको इशू किए गए थे अगेंस्ट कैश ही, यानी जब शेयर्स इनको इशू किए गए थे ओरिजिनली जब कंपनी बनी थी तो शेयर्स इशू किए गए थे इनको अगेंस्ट कैश, यानी जब शेयर इशू किए थे तो इनसे कैश लिया था. आपने बांटा 12, कितना बांटा? ₹12. हमारी मिसाल से लिंक होना चाहिए ना. आपने 12 रुपए बांटा ऑन लिक्विडेशन डन टुडे, जो लिक्विडेशन आज कर दी गई है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, वेयर शेयर होल्डर हैज नो राइट इन फ्यूचर एसेट्स ऑन फाइनल लिक्विडेशन, जहां शेयर होल्डर वादा करें कि हम फाइनल लिक्विडेशन के वक्त कोई पैसा नहीं मांगेंगे. अच्छा जी, अब कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ये अकोमोलेटेड प्रॉफिट्स की डेफिनेशन. तो फिलहाल आप चैप्टर 18 निकाल लें. चलें जी चैप्टर 18 की तरफ, चले ना? बोले ना, चले ना, बोले चलें. तैयार हैं न्यूमेरिकल के लिए? तैयार हैं तो टी लिख दें, नहीं तैयार तो एन लिख दें. तैयार है तो टी लिख दें, नहीं तैयार तो एन लिख दें. G65 यू कैन लीव द मीटिंग. यार ऐसे तो ना करो, 65 अभी भी नहीं तैयार तो फिर कब तैयार होना है? KM स्टोर यस यू कैन ऑल्सो लीव द मीटिंग. फायदा कोई नहीं होगा, लेक्चर तो बाद में भी लेना पड़ेगा. रेडी टू उरे उरे क्या होता है? उरे क्या होता है? URAY उरे, पता नहीं क्या होता है. नहीं तैयार, ओके, ओ इट्स अप टू यू, यू कैन लीव. लेक्चर तो फिर भी लेना पड़ेगा. जी माय डियर, जो CA कर रहे हैं जो लोग, निकालें पेज 484. जी उबैद, कल टेस्ट होगा, क्यों नहीं होगा, इसमें क्या पूछने वाली बात है, चीज़ें स्ट्रीमलाइन है. बस ये हुआ है कि इस फिजिकल वाले बच्चे भी थोड़े दिन के लिए ऑनलाइन हो गए. हम ऑनलाइन वालों के टेस्ट होते थे तो आप लोगों के क्यों नहीं होंगे? सलमान, पेज 485. सलमान वर्क्स एज द हेड शेफ, सबसे मेन शेफ है एट टेस्टी कैफे. जी अभी सिलेबस हमको बता देंगे. चैप्टर 1 तो हो गई. विच इज़ ओन्ड बाय जिम्मेदार लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. कौन से चैप्टर का टेस्ट रह गया? वैसे टैक्स रेट्स का तो हो गया था, तो चलो आपको बता देंगे चैप्टर 5 और 1 में से क्या क्या आएगा. बाकी न्यूमेरिकल भी थोड़ा बहुत आ जाएगा. सलमान वर्क्स एज हेड शेफ एट टेस्टी कैफे विच इज़ ओन्ड बाय जिम्मेदार लिमिटेड. बल्कि टेस्ट का सिलेबस फाइनल कर लो, चैप्टर 1 पूरा कर लो और चैप्टर 5 में से एसोसिएट्स की डेफिनेशन, बस ये कर दो सिलेबस. चैप्टर 1 पूरा और चैप्टर 5 में से एसोसिएट्स की डेफिनेशन, और न्यूमेरिकल तो कोई भी आ सकता है. Salman works as a head chef at Tasty Cafe, which is owned by Zimedar Limited, a company listed on Pakistan Stock Exchange. He received the following emoluments from TC during the year ended 30 June 2000. Basic salary 24 लाख. चले माय डियर, वर्किंग 1 अगले सफ़े पे. इनकम फ्रॉम सैलरी, थोड़ा एब्रीवेशंस यूज़ करूँगा सो डैट वी कैन सेव आवर टाइम.
प्लीज़ आप लोगों ने पेपर में पूरा लिखना है। बेसिक सैलरी रुपीज़ इन 1000 में करने की इजाज़त है आपको। हाउस रेंट अलाउंस, भाई घर दिया है या लगा बंदा कैश दिया है? घर दिया है या दूसरी बात तो डी लिख दें। घर दिया है या लगा बंदा कैश दिया है? घर दिया होता तो एक्सेलेंट। दूसरी बात, हाउस रेंट अलाउंस तो फिर पूरा ऐड होता है सैलरी में। एनुअल बोनस 480, बोनस ओवर टाइम, एक जगह चैप्टर दूसरे सफे पे चैप्टर के जाके पढ़िएगा, बोनस ओवर टाइम वगैरह ये सारे सैलरी हैं। नोट कर लिया। शुक्रिया हादी, अब्दुल हादी। चलें आगे। यार इसका बताएं क्या करना है। फ्री मील्स वाइल ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पे उसे फ्री मील दिया गया है। देखें ये ना टेस्टी कैफे में काम करता है और इसको ड्यूटी ऑर्स में फ्री मील दिया गया है। ये ना एक हमने प्रोविजन पढ़ी थी, अल्लाह आपका भला करे। कैफ 5 सितंबर 25, इसमें हमने ये पढ़ा था। किधर है यार? ओहो, कैफ 2 कौन सा चैप्टर है? सैलरी वाला। ओहो भाई, ये लोग स्क्रीन से पंगे ले रहे हैं। डिसेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, एनोटेट, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। चलें, ओ ये क्या हो गया, हमारी स्क्रीन क्यों रुक गई है? एनोटेट बंद, ओके। जी हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई बंदा किसी होटल के अंदर या रेस्टोरेंट के अंदर नौकरी कर रहा हो और उसको ड्यूटी और में कोई खाना मिले तो वो माफ़ है। फ्री और सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइडेड बाय होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स टू इट्स एम्प्लॉइज ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स। क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। यहाँ लिख लें पेज नंबर जो भी था, 122, पता नहीं आप बता रहे थे 122 ही था ना। एग्जाम्प्ट बीइंग कैफे एम्प्लॉय की वजह से इसको माफ है। राइटिंग सही कर लो टीचरों, अपनी बच्चों की राइटिंग भी खराब हो जानी। अच्छा जी चलें जी। स्टाफ डिस्काउंट अक्रॉस ऑल रेस्टोरेंट्स ओन्ड बाय जेडल। अच्छा जेडल एक बड़ा नाम है, तो इसका एक कैफ़े है किसी इलाके में, टेस्टी कैफ़े। इसके अलावा इसके और रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो इसको स्टाफ को ना डिस्काउंट मिलता है किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाएं। मिसाल के तौर पे अपने घर वालों से बाहर निकले हैं तो ज़िम्मेदार का कोई और कैफ़े है किसी और इलाके में, तो वहाँ पे भी इसको डिस्काउंट मिल जाता है। इसका क्या करें? इसको नहीं, इसको एग्जाम नहीं करेंगे क्योंकि ये तो भाई ड्यूटी आवर्स में तो नहीं है। ये तो रेस्टोरेंट, किसी और रेस्टोरेंट में आप वैसे ही जाओगे अपने घर वालों को लेके, डिस्काउंट हो। ये तो नॉर्मल एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की तरफ से बेनिफिट मिले। ये कौन सा उसको ड्यूटी आवर्स के अंदर खाना मिले? नहीं, सब्सिडाइज्ड वाली बात नहीं लगाएंगे। सब्सिडाइज वाली बात लगाते अगर ड्यूटी आवर्स के अंदर उसको खाना मिलता, तो ड्यूटी आवर्स में नहीं मिल रहा ना। ये तो ऑब्वियसली बाकी रेस्टोरेंट्स पे डिस्काउंट कब मिलेगा? यानी वो अपने रेस्टोरेंट पे नौकरी करते हुए जो खाना खाएगा वो तो माफ़ है, लेकिन डिस्काउंट वाला खाना खाने किसी और जगह ड्यूटी आवर में तो नहीं जाएगा।
वो तो जो है वो डिस्काउंट मीन्स कि नॉर्मली शाम को रात को कहीं निकलता होगा तो जिम्मेदार का कोई और कैफे नजर आ जाता होगा तो दिखाता होगा कि मैं जिम्मेदार वालों तुम्हारा ही नौकर हूँ, टेस्टी कैफे के अंदर मैं शेफ लगा हुआ हूँ, तो मुझे ज़रा खाना खिला दो। वो कहते होंगे यार ये सस्ता खाना खा लो, अब ड्यूटी और तो नहीं है ये केएम स्टोर, सब्सिडाइज तो मिल रहा है, लेकिन ये बेनिफिट तो सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। जी क्लियर? ये तो नहीं ड्यूटी आवर्स के अंदर, ये तो ट्रांजैक्शन की थीम देखें, वो ड्यूटी आवर्स में तो नहीं ये खाना खाएगा, ये तो ऑल रेस्टोरेंट्स में किसी टाइम जाया करेगा चलते फिरते, किसी दिन वीकेंड पे चला जाया करेगा। बात की थोड़ी सी, यानी कि नॉर्मल इंसान तो यही करते हैं ना कि ड्यूटी आवर्स में अपनी ड्यूटी देते हैं और बाद में कहीं आगे पीछे जाते हैं। तो डिस्काउंट्स अवेल्ड को तो सैलरी में ऐड करें। ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट दे दे, इसमें ये ना कहिएगा प्रोविजन बताएं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट दे दे वो सैलरी में ऐड होता है। बोलें जी कितना? 40,000। आगे चलें। इसका पढ़ लें कि पॉइंट 3 का क्या करना है। जी वेल डन, 2 स्टूडेंट्स ने बता दिया। हेल्थ इंश्योरेंस है 5 लाख तक की, 5 लाख तक का तुम्हारी बीवी और 2 बच्चों का इलाज करवा दिया जाएगा एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मेरे भाई मेडिकल अलाउंस सवाल में है ही नहीं, तो जब ये एज पर टर्म्स है तो एज पर टर्म्स होने की वजह से ये माफ हो जाएगा। तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमने सैलरी के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर सिर्फ सवाल में मेडिकल फैसिलिटी दी हुई है एज पर टर्म्स, माजरत, तो वो माफ होगी। इंश्योरेंस कंपनी ने इलाज 3 लाख का करा के दिया है और इंश्योरेंस प्रीमियम 3 फिगर्स ही होती है ना। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी को कितने दे रहा है बताएं सारे बच्चे, एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी को कितने दे रहे हैं? वेल डन, 70,000। इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है, कितने तक का इलाज करवा दूंगी? गलत। इंश्योरेंस कंपनी क्या कह रही है, कितने तक का इलाज करवा दूंगी? 5 लाख तक। वेल डन। लेकिन इलाज इस साल करवाया कितना? 3 लाख। और नॉट गिवन हो तो खुदा का खौफ करें, ये 5 लाख लिखा हुआ है, आज सारी फिगर्स गिवन है। मुझे फिर उधर जाना पड़ेगा। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है 70,000, इंश्योरेंस कंपनी कह रही है मैं तुम्हारा इलाज करवा दूंगी 5 लाख तक, और इस साल इलाज पे खर्चा आया 3 लाख। असल में इस 3 लाख पे बहस करें कि ये माफ है या टैक्सेबल है, बाकी फिगर्स तो इग्नोर करनी है पेपर में। 3 लाख यूज करेंगे, लेकिन 3 लाख अब यूज नहीं करना क्योंकि ये एग्जाम्प्ट है एज पर टर्म्स होने की वजह से। तो हेल्थ इंश्योरेंस या हॉस्पिटलाइजेशन लिखते हैं, एग्जाम्प्ट छोटा सा लिखा है करें, बीइंग एज पर टर्म्स, क्योंकि ये एज पर टर्म्स है। चलो चलिए दुनिया दी अगली नुखरे। एक कंपनी मेंटेन कार है जो कि खरीदी गई थी 2 मिलियन की, फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 30/23 को, हमारे साल के आखिरी दिन ये है। क्या यूज करेंगे भाई, 2 यूज करेंगे या 5.5? एक्सेलेंट, 2 यूज करेंगे। वेल डन, बहुत जल्दी आपने बताया। 2 यूज करेंगे, उसका 5% लेंगे बिकॉज गाड़ी परचेज है ना, तो परचेज की कॉस्ट देखते होते हैं। यार आसान सवाल है ये, हो जाना था आधा तकरीबन, आप लोगों से यादें ज्यादा हो जाना था, ज्यादा हो जाना था तो जेड लिख दें, ज्यादा हो जाना था। गाड़ी कितने रहेगी यार? 2 मिलियन, 2 मिलियन इंटू 5% बताएं, रुपीज इन थाउजेंड में। बता ही नहीं रहे यार। 1 लाख रुपए। ओके, नोट करें मेरे भाई। 15 मिनट रह गए, अब इस सवाल को हमने ख़त्म करना है, खुदा के लिए जल्दी जल्दी करो। क्या कर रहे हो भाई?
चलें जी आगे बढ़ें। एक ऑप्शन दी गई है टू एक्वायर 1200 शेयर्स ऑफ ZL एट अ प्राइस ऑफ 98 पर शेयर। ये शेयर्स की कॉस्ट है या राइट की कॉस्ट है, एस या आर? एक ऑप्शन दी गई है 12,000 शेयर खरीदने की एट अ प्राइस ऑफ 98 पर। एक्सेलेंट। एक ऑप्शन दी गई है टू एक्वायर शेयर्स एट 98 पर शेयर, नॉट टू एक्वायर राइट। ये राइट की कॉस्ट नहीं है, ये एक उसे ऑप्शन दे दी गई है। छोड़े, कोई भी नहीं है यार इधर, ये राइट और शेयर पकड़ाना मुझे। तो अभी मेरे हाथों में क्या है बताएं। द ऑप्शन वॉज ग्रांटेड ऑन यकम फरवरी 23। ये ऑप्शन दी गई है यकम फरवरी 23 को। अभी मेरे हाथों में क्या है बोले भाई, ये राइट की कॉस्ट नहीं है। देखो इंग्लिश का फिक्रा पढ़ो। एन ऑप्शन टू एक्वायर 12,000 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 98 पर शेयर। 12,000 शेयर लो 98 पर शेयर के एतबार से। 12,000 शेयर ले लेना 90, तो ये 98 कॉस्ट ऑफ शेयर है। ऑप्शन वॉज ग्रांटेड ऑन यकम फरवरी 23। यकम फरवरी 23 को मेरे पास ऑप्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऑप्शन वॉज ग्रांटेड ऑन यकम फरवरी 23। यकम फरवरी 23 को मेरे पास ऑप्शन है। व्हेन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वॉज 104 पर शेयर। यार ये ना शेयर मिलने के दिन की फेयर वैल्यू है। हाँ, कॉस्ट शेयर की दी हुई है, मेरे हाथ में ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे अभी तो ऑप्शन दी गई है ना। द ऑप्शन वो तो सवाल में उसने कॉस्ट ऑफ शेयर दी थी कि जब भी कभी खरीदने हैं 98 के खरीद लेना। एक ऑप्शन दे रहे हैं तुम्हें, ऑप्शन के पैसे सवाल में नहीं दिए हुए कितने की खरीदी है, 0 की है। फिर वो एक ऑप्शन तुम्हें दी है कि 12,000 शेयर खरीद लेना 98 के। ये ऑप्शन मेरे पास है। अब जिस दिन भी दिल चाहेगा मैं 98 रुपीज देके शेयर खरीद लूंगा। ऑप्शन वॉज गिवन ऑन यकम फरवरी 23। ऑप्शन यकम फरवरी 23 को मेरे पास है, जिस वक्त बाजार में शेयर 104 का है। यकम फरवरी 23 को मेरा स्टेटस बताएं। यकम फरवरी 23 को मेरे पास ये है। यकम फरवरी 23 को मेरे पास एक राइट पड़ा हुआ है। ये राइट नहीं होगा, राइट और ऑप्शन एक ही चीज होती है तलहा। यकम फरवरी 23 को ये स्टेटस है। ऑप्शन का मतलब ऑप्शन को काट के राइट लिख लिया करो पेपर में। यकम फरवरी 23 को ये स्टेटस है कि मेरे पास 12,000 शेयर खरीदने का राइट है। मैं 98 रुपीज आज अगर दे दूंगा, पता नहीं कब, वो देखते हैं ऑप्शन का साइज की। मैं 98 रुपीज आज अगर दे दूं तो मुझे 104 रुपए वाला शेयर मिल जाएगा। बताइए, जिस दिन ऑप्शन मिलती है उस दिन शेयर की फेयर वैल्यू देखते हैं या जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं? मिलती या एक्सरसाइज, एल्डन वेल्डन ई, जिस दिन एक्सरसाइज करते हैं। तो मुझे कहानी पूरी बता दें क्या है। मुझे यकम फरवरी 23 को क्या मिली है? एक ऑप्शन कि मैं 12,000 शेयर खरीद सकता हूं कभी भी 98 रुपीज देके। राइट मिला है, ऑप्शन मिली है। आज वैसे शेयर 104 रुपए के हैं यार, इसको तो इग्नोर करेंगे। सलमान अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन यकम मार्च। महीने बाद मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली। वैसे ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए पैसे जेब से कितने दिए होंगे? सलमान एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन यकम मार्च। ऑप्शन एक्सरसाइज करते हुए जेब से पैसे कितने दिए होंगे? खुदा का खौफ करें, 65। भाई कोई और बताए। सलमान एक्सरसाइज द ऑप्शन बाय पेइंग। मैं पूछ रहा हूं, सलमान एक्सरसाइज द ऑप्शन बाय पेइंग 98। एक्सेलेंट। 4 बच्चों ने जवाब दे दिया। 98 रुपीज पे करके ऑप्शन एक्सरसाइज की है। ये तो कॉस्ट ऑफ शेयर मैं पूछ रहा था ना आपसे। ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब होता है मैंने जाके ये राइट जमा कराया होगा और मैंने कंपनी से फटे में मादरत, मैंने कंपनी से शेयर खरीद लिए होंगे। तो यकम मार्च को मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली। यकम मार्च को मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली जब बाजार में शेयर पहुंचा हुआ था, पहुंची हुई सरकार 110 पे। अब मुझे बताएं, हमने एक प्रोविजन पढ़ी थी 114 का 2, वेयर शेयर आर इशूड टू एन एम्प्लॉय अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। शेयर आर इशूड एज द रिजल्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, देन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑन द डेट द ऑप्शन वॉज एक्सरसाइज्ड माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। डन जी। यार 104 तो
शेयर की उस दिन की कीमत है ना, जिस दिन मेरी जेब में कागज़ का टुकड़ा था, राइट था, उस दिन की कीमत तो आज पहली दफ़ा सवाल ने दी। ये तो ऐसे भयानक तारीख। उस दिन की फेयर वैल्यू होनी चाहिए जिस दिन हमने ऑप्शन एक्सरसाइज की। चलें जी, नोट करें आगे। अब मेरे ख्याल से तो यार आप बड़े हो गए हुए हैं। वर्किंग 2 करनी है, वर्किंग 2 कर लें, इससे टाइम ज़ाया होगा वैसे। वर्किंग 2 एम्प्लॉय शेयर स्कीम ESS, लेकिन पूरा लिख दीजिएगा एम्प्लॉय शेयर स्कीम। यकम फरवरी 23। राइट परचेज तो ना लिखें, राइट रिसीव्ड या ऑप्शन रिसीव्ड, इस दिन कुछ भी नहीं करना। वैसे इसको काट दें, इस दिन तो कुछ भी नहीं करना, तो पेपर में ना लिखें इसको। यकम मार्च 23, यकम मार्च ही है ना, यकम मार्च 23। यकम मार्च 23 को मेरी जेब में शेयर्स हैं, तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाएंगे। ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर्स एंड कॉस्ट ऑफ राइट। कितने शेयर्स हैं? 12,000। बाजार में कितने का है? जिस दिन मैंने खरीदा, जिस दिन मुझे कागज का टुकड़ा मिला, उस दिन नहीं। 12,000 ज़रब 110, 1320। और कॉस्ट ऑफ राइट तो 0 है। कॉस्ट ऑफ शेयर्स 12,000 ज़रब 98, मैं 98 रुपीज़ दे के खरीद सकता था। 1176 जी, जवाब 144। ओके, अब इसको यहां डाल दें। शेयर्स परचेज्ड, वर्किंग नंबर 2 कितना है? 144। चलेंगे आगे। अच्छा, वैसे आज आपसे एक बात कर रहा हूँ, अगर आप बड़े हो गए हुए हैं ना, तो आप पेपर में ऐसे भी कर सकते हैं, ज़बानी सोच के पेपर में ये पूरी वर्किंग ना करें। कोई ये लाइनें लिखने के नंबर नहीं है। आप इसकी बजाय ये भी कर सकते हैं कि 12,000 शेयर 110 रुपये के थे और 12,000 शेयर 98 रुपये में ख़रीदे, माइनस कॉस्ट ऑफ राइट 0। अब ये 0 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में। अगर आप ये सारी वर्किंग अवॉइड करके एग्जैक्टली ये भी कर दें तो चलेगा। यार मेरी बात समझ आई आप लोगों को? ज़बानी सोच लेना फॉर्मूला क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट ऑफ शेयर। बोलते ही नहीं यार अब तो ये लोग। ये सही नहीं है वैसे जो मैंने बाद में बताया, अगर आपको ये पक्का हो जाए। ये वर्किंग 2 तो फिर एक रिडंडेंट सी वर्किंग है, ऐसे टाइम जाया हुआ करेगा पेपर में इतना ज़्यादा करके। चलें, फिलहाल मैंने वर्किंग 2 सी रिदम पे चलाऊँ जिस रिदम पे हम क्लासेस में चलेंगे। बस जहन में ये होना चाहिए कि ये कर रहा हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये लिखने की ज़रूरत नहीं है पेपर में, पेपर में ये करने की ज़रूरत है। आगे जी, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन एट 8% ऑफ बेसिक सैलरी। ये
एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा, सवाल खामोश है। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही देखिए हम इग्नोर करते हैं ना, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ही होगा, बाय एम्प्लॉयर लिखें, बाय एम्प्लॉयर ही है। ओहो, चैप्टर नंबर कौन से, 18, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने 8% कंट्रीब्यूशन की है बेसिक सैलरी का, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, चलें जी कोई मसला नहीं। प्रोविडेंट फंड नहीं, इस तरह तो नहीं लिखते हम इस तरह लिखते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर ने की है बेसिक सैलरी का 8%, इसमें से एग्जेम्प्ट कितना है वो भी जाके देखते हैं। बेसिक सैलरी कितनी है, 2400, कितना हो गया माय डियर, 2400 का 8%, 192। डन माय डियर, आगे चलें। अभी तो उधर आए ना, इसमें से माफ कितने हैं, अच्छा भाई पेज 124 में हमने पढ़ा था कि अगर प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन माफ हो जाएगा 1/10 ऑफ सैलरी और 1.5 लाख, विच एवर इज लोअर। तो लेस माफ, डियरनेस अलाउंस तो है नहीं, लोअर ऑफ 1/10 ऑफ सैलरी और 1.5 लाख, सैलरी 1/10 ऑफ सैलरी, 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी 2400 इज इक्वल टू 240। आप बता देंगे लोअर कौन सा है, 1.5 लाख माफ हो जाएगा। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना किया था, एम्प्लॉयर ने उसके लिए कंट्रीब्यूट कितना किया था, 192, एक्सेलेंट। उसमें से माफ कितना होगा, 1.5 लाख। जवाब 42, एक्सेलेंट। चलेंगे आगे। आगे पढ़ें जी। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल 22% इंटरेस्ट सलमान के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं दी उसने, बड़ा तेज निकला है। 22% इंटरेस्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। इंटरेस्ट उसके अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है वो 22% है, ये माफ होगा 1/3 ऑफ वो तो 16%, वो तो अलग बात है। यार अब इंटरेस्ट गिवन नहीं है, क्या करें, अगली लाइन पढ़ें। यार ये ना उसका अकोमोलेटेड बैलेंस है, टोटल बैलेंस उसका जो फंड में पड़ा हुआ है, लेकिन ये रिटायर तो हो नहीं रहा, कहीं नहीं लिखा हुआ, नहीं रिटायर का तो अल्लाह का शुक्र नहीं लिखा हुआ कि ये 9,60,000 घर लेके जा रहा हो। उस वालों में लिखा होता था ही रिटायर्ड, ही रिजाइंड एंड फाइनल अमाउंट रिसीव्ड इन सेटलमेंट इज इतने। तो एक्सेलेंट केएम स्टोर, तो अब ये रिसीट नहीं है, ये रिसीट है ही नहीं, ये घर नहीं लेके जा रहा 9,60,000, कह रहे उसमें बैलेंस इतना पड़ा हुआ है। तो मेरे भाई अगर मेरे प्रोविडेंट फंड में बैलेंस इतना पड़ा हुआ है तो इस पे मुझे 22% इंटरेस्ट मिलेगा ना। ओके, बैलेंस का मतलब है कि बैलेंस ये है कि इतना इतना पैसा पड़ा हुआ है मेरे प्रोविडेंट फंड में और मेरा एम्प्लॉयर उस पर मुझे 22% इंटरेस्ट दे रहे, आगे माफ 16% है, वो अलग डिस्कशन है। तो ये पहली दफा कि आपने ऐसा किया था कि इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं दी थी, तो लिख लें इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलें जी,
इंटरेस्ट पता नहीं वो कितना था, 9600 था, 960, ज़रा 22% जी, 211 ही कर लेना, इशारिया 2 क्या करना, लेस माफ। तो उसने इंटरेस्ट हमें दिया कितना, उसकी परसेंटेज दे दी थी, इंटरेस्ट नहीं दिया था, अमाउंट नहीं दी थी। माफ होगा यार, अल्लाह आपका भला करे। हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी या इंटरेस्ट एट 16%, हायर ऑफ 1/3 ऑफ सैलरी कितना हो गया 800, और इंटरेस्ट एट 16%, 211 अगर 22% पे है तो मेरे कैलकुलेटर बता दो 16% पे कितना है, 153। भाई वॉइस क्यों नहीं लगाया हुआ, वो आ रही होती है सही, कोई मसला नहीं होता कभी, आवाज कानों से लगा के चेक नहीं करते कि आ रही है रिकॉर्डिंग में। अच्छा, तो अगर उसमें आ रही होती है तो फिर रिकॉर्डिंग में भी जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल एग्जेम्प्ट। हायर क्या बन गया 800, तो सारा ही माफ हो गया ना, लुट मची हुई है। भाई वो चाबी ला दो मुझे। आगे जी, ट्रेनिंग ऑफ 3 वीक कुलिनरी शेफ कोर्सेस, यानी कि वो कटलरी कैसे रखते हैं, बाकी काम कैसे करते हैं, ये बस कुलिनरी उसके एक एक्सपर्टाइज है शेफ्स में, एक काम करने की। सलमान अटेंडेड दिस कोर्स इन दुबई फॉर विच टीसी पेड अ कोर्स फी ऑफ 5 लाख। बताइए ये 5 लाख इनकम ऐड होगा? ये तो सलमान को तो फायदा हुआ नहीं ना, नहीं यार केएम स्टोर, ये इनकम में ऐड नहीं होगा, सलमान को तो फायदा हुआ नहीं, ये तो सलमान, ये तो ऑफिशियल ड्यूटी टाइप समझ लें। नहीं पर्सनल कहाँ से हो गया, आगे तो ना पढ़े फुल स्टॉप के आगे। ये तो एम्प्लॉयर ने एक तरह की उसको ट्रेनिंग दिलवाई है ना, तो इससे वो अब अच्छा काम किया करेगा। एम्प्लॉय घर तो नहीं लेके गया 5 लाख रुपया। तो कॉलेज वाले अगर टीचर्स को बता दें कि ऑनलाइन क्लासों को कैसे टेकअप करना है, उसके लिए कोर्सेज करा दें, जूम वगैरह यूज़ करना सिखा दें, ये सिखा दें, तो फिर टीचर के घर तो कोई पैसा नहीं गया ना। तो ये सॉर्ट ऑफ एक वन ऑफ अलाउंस है, ऑफिशियल ड्यूटी के लिए समझ लें। भाई कुछ समझ आई? इसको तो माफ़ करेंगे ना, इसको तो सैलरी में ऐड नहीं करेंगे। ये तो यानी सैलरी में ऐड करने का मतलब ये होगा कि एम्प्लॉय की ज़ात को 5 लाख फ़ायदा हो गया। वैसे वो बात आपकी ठीक है कि एम्प्लॉय ट्रेन हो गया है, आगे आइंदा भी कभी इस चीज़ का वो फ़ायदा उठा लेगा, लेकिन फ़िलहाल एम्प्लॉयर ने तो अपने पास ही रख के उसको ट्रेन किया ना। तो इसलिए एम्प्लॉय के घर वालों को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, ये जो बिजनेसेस ट्रेनिंग कोर्सेज वगैरह कराते हैं एम्प्लॉयज़ को, और ट्रेनर्स को फीस देते हैं ना, दुबई में कोई ट्रेनर होंगे उनको फीस दी होगी, तो बस ये तो एम्प्लॉय की ज़ात को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोर्स फी को तो आप इग्नोर कर दें। बाकी उसके दुबई में स्टे के लिए उसको हमने दिया था, दुबई में स्टे के लिए उसको हमने ट्रैवलिंग अलाउंस दिया था 2.5 लाख। हाउएवर सलमान अपने रिलेटिव्स के घर रहा और 1 लाख उसने खर्च किया है आउट ऑफ ट्रैवल अलाउंस। इसका क्या करना है? एक्सेलेंट एक्सेलेंट, ये तो सबने सही बताया, आई रियली अप्रिशिएट। नहीं पूरा तो ऐड नहीं होगा, देखें जरा कैसे होगा माय डियर। ये अलाउंस है फॉर दफ्तर का काम, अपने काम से नहीं गया था, और ये हर महीने नहीं मिलता, इट इज़ वन ऑफ टाइप है। लेकिन हमने एक बात पढ़ी थी ना वन ऑफ टाइप में, सेविंग फ्रॉम वन ऑफ टाइप अलाउंस आर एडिड टू टैक्सेबल इनकम। यानी आपको दफ्तर के काम से भेजा और उसके लिए आपको 2.5 लाख दिया, तो ये वन ऑफ टाइप है, इसमें से जो सेविंग होगी
वो ऐड हो जाएगी। तो सेविंग फ्रॉम वन ऑफ अलाउंस, सेविंग कितनी है? 1.5 लाख रुपया। सेविंग फ्रॉम वन ऑफ अलाउंस और ऑफिशियल ड्यूटी वाला है 2.5 लाख माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 1.5 लाख। टोटल क्या बन गया? चलो जी यार, रिकॉर्डिंग बंद करो, अब अगली क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। अब आप लोगों ने इस सवाल को इंशाल्लाह पूरा करके आना है। 3856 है, अगर वो कोई चेक करे तो मुझे बता दें। तो 3856 है, अब्दुल हादी कह रहे हैं इसका टोटल 3956। तो अच्छा यार, ये ना अब इसमें छोटा सा सुन लें, इंटरेस्ट इनकम है, इसको आप फाइनल टैक्स रिजीम में डाल दीजिएगा, लेकिन ये 85% पे पड़ी हुई है। ये मैं आपको प्रोविजन कल खोल के दिखाऊंगा अदर सोर्स के चैप्टर में कि इंटरेस्ट इनकम जो है उसका क्या करना है। ये दोनों एडजस्टमेंट्स आसान है, अब आप लोग पूरा सवाल कर सकते हैं। तो ये बस पॉइंट 1 कल समझाने वाला है। इंटरेस्ट इनकम किसी को याद है कभी कभी फाइनल टैक्स रिजीम बन जाती है? भाई इंटरेस्ट इनकम किसी को याद है कभी कभी फाइनल टैक्स रिजीम बन जाती है? अदर सोर्स के चैप्टर में खोल के जरा देखिएगा, पेज नंबर बता दें जहां पे वो टेबल सा बना हुआ है जिसमें इंटरेस्ट इनकम फाइनल टैक्स रिजीम बन जाती है। तो बस वो कॉन्सेप्ट है इसमें। पेज 78 है, मुझे नहीं पता पेज कौन सा है, एक दो बच्चे ने बताया सेक्शन 7B पेज 287 है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। कल का टाइम फिर मैं आपको बताऊंगा।